बच्चे आए हैं टेंस की शुरुआत की थी। टेंस में टेंस की 4 क्लासेस हैं, एक्सरसाइज साइज कल 1 क्लास होगी है ना। तो पहला सेंटेंस जो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, है ना। पहला सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था कि हिंदी में जो पहचान होती है वो ता है की होती है ना। और हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो अफर्मेटिव सेंटेंसों की तो नहीं होती है, अफर्मेटिव सेंटेंसों की नहीं होती है। और जो हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव है ना, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की होती है। कौन सी होती है? डज और कौन सी? डू। और वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या लगती है? अफर्मेटिव में अगर वर्ब की बात करोगे तो इसमें एक रूल्स लगता है, सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगल वर्ब, सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। इसमें ये वाला रूल्स लग जाता है। किसमें? अफर्मेटिव में। उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है ना। जो सिंगल सब्जेक्ट होता है, सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, है ना। और बाकी जो नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें लग जाता है डज या डू। मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ मतलब सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा? डज, और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। देखो पता कैसे चलेगा कि ये तो एक सिंपल बात हो गई, ये तो यहाँ तक तो मैंने कल लिखा दिया था, है ना। लेकिन पेपर में तो एक सिंपल बात, ये तो साधारण बात है। पेपर में किस तरह से पता लगाओगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपसे बताया कि 25-30 दिन की क्लास होगी, मैं आपको इंग्लिश सिखा के जाऊंगा और एट लास्ट में ये कहोगे कि एसएससी का कोई सा भी एग्जाम दोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ अब हम इंग्लिश कर लेंगे, अब इंग्लिश करने लायक को हम सीख गए हैं। ठीक है, ये समझ लो, लिख लीजिए। पहला रूल ये कहता है, पहला रूल में एक सेंटेंस पहले यहाँ पे बना लेता हूँ, कोई सा भी एक सेंटेंस बना लेता हूँ। जैसे सेंटेंस है वह पूरब में निकलता है, सूरज पूरब में निकलता है, ये है। एक उसमें कर लेता हूँ प्लूरल में, एक प्लूरल में कर लेता हूँ, वे नदी में नहाते हैं। अब ये बात अगर अफर्मेटिव है तो मैंने आपको कल एक रूल्स दिखवाया था। रूल से ये था कि सब्जेक्ट लगाओगे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, फिर वर्ब लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे और फिर बची हुई चीज को कॉम्प्लीमेंट लगाओगे।
लेकिन जो चीज ना हुआ करे एग्जाम में उसको छोड़, जो रूल्स में ना हो उसको छोड़ दो। अब ये सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव है। कैसे है? अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो बताई थी कि नहीं लगेगी, ये है ना, क्या बताया था कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, बताया था जी सर। तो अब आप इस सेंटेंस को बना दीजिए, सूरज क्या हो जाएगा? देखो द सन, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है ही नहीं, तो अब लगाओगे वर्ब। तो अफर्मेटिव सेंटेंसों में वर्ब ये कहती है कि सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या हुआ? बच्चे पढ़ना क्यों नहीं चाहते ना? ये हम सब लोग शादी में जाए नहीं, वैसे भी पढ़ना चाहिए। वैसे सर इंग्लिश पसंद नहीं लोग। देखो दर्शन और वर्ब कौन सी लगाओगे? तो वर्ब तो निकलना है, उदय होना की लगेगी राइज, निकलती है। अब सब्जेक्ट है सिंगल, तो वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगल। और वर्ब में सिंगल जब बनेगी जब उसमें एस या एस लगाओगे तो ये हो जाएगा क्या? राइज। क्या हो जाएगा? राइज, है ना। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, आप कहोगे कि सर ऐसे ही लगाने से तो प्लूरल बन जाता है। हाँ, तो नाउन में ऐसे ही लगाने से प्लूरल बन जाता है। कल बताया था वर्ब में अगर ऐसे ही लगाओगे, ये जो बात है ये समझ में नहीं आ रही। नहीं आ रही? देखो बिल्कुल, सब्जेक्ट अगर सिंगल होगा, सब्जेक्ट एक वचन अगर सब्जेक्ट होगा, एक वचन सब्जेक्ट होगा, है ना, एक वचन करता होगा, तो उसमें वर्ब, जो वर्ब है वो भी कैसी लगेगी? एक वचन लगेगी। और अगर बहुवचन सब्जेक्ट होगा, बहुवचन करता होगा, तो वर्ब भी कैसी लगेगी? बहुवचन लगेगी। लेकिन नाउन में जो नाउन है, नाउन में एस या ईएस जोड़ दोगे तो वो बहुवचन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बहुवचन। और अगर वर्ब में एस या ईएस जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा? एक वचन। यही तो मैं कल बताने का प्रयास कर रहा हूं तुम्हें, नहीं है समझ में? तो ये सिंपल सी बात है। तो देखो सन एक वचन है, तो वर्ब भी हमें कैसे लगानी पड़ेगी? एक वचन। और एक वचन वर्ब कब होगी? जब एस या एस लगेगा। बस ये बात है। तो राइजर अब निकलता है ऑब्जेक्ट, कहाँ निकलता है? पूरब में, पूरब में निकलता है। ऐसे ये लगा लो। दूसरा सेंटेंस बना लोगे, दे सब्जेक्ट तो है नहीं, वो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, कहाँ है हेल्पिंग वर्ब? नहीं है, तो वर्ब लगाओगे। वर्ब क्या है? नहाना। तो दे कैसा है? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। तो इसके साथ वर्ब भी कैसे लगाओगे? प्लूरल। दे बात जी सर। वर्ब में ऐसे ही लगा दोगे तो वो एक वचन बन जाएगा ना, ऐसे नहीं लगाना है। वाह, बताओ बात समझ में आई? जी सर। हाँ, तो यही है। अब इसी के अगर नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे, इसी के अगर नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे, नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में डज और डू लगने लगता है। तो देखो जैसे यही बना दो, क्या सूरज पूरब में निकलता है? इंट्रोगेटिव हो गया ना? निकलता है, इंट्रोगेटिव हो गया। और इसका बना दो, वे नदी में नहीं नहाते। नहीं, नेगेटिव बनाओ, पूरब में नहीं निकलता। इंट्रोगेटिव बातों बनाना, नहीं निकलता है ना, नहीं निकलता है। उसके बाद ये क्या है? वे नदी में नहीं नहाते हैं, है ना। तो क्या करोगे? इसका सूत्र तो यही है, ये वाला ना जी सर। ऐसे वाले सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है? नॉट लग जाता है। क्या लग जाता है? नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। नहीं है हेल्पिंग वर्ब तो अपने पास से हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। इसमें कहाँ है हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है? कहीं नहीं लगी हुई है। नेगेटिव होगा तो अब लगाओगे। तो सूरज की एनर्जी क्या होगी? द
द सन। सिंगुलर है ना, सिंगुलर। Yes, sir. सूत्र ये होता है, सब्जेक्ट एक ही सूत्र रखो ना, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब डज और डू है। सिंगुलर के साथ डज लगाना और प्लूरल के साथ क्या लगाना? डू। सन सिंगुलर है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? अगर आप ध्यान से करो तो केवल डू होता है, डू। डू का सिंगुलर डज होता है, प्लूरल डू होता है, पास्ट डिड होता है। ये पास्ट में लगने लगता है, चीज एक ही है। तो जैसे यहाँ पे सिंगुलर के साथ ऐसे आईएस लगाया था, तो देखो हेल्पिंग वर्ब भी उसमें ऐसे आईएस वाली लगती है। यही कारण होता है कि डज लगाते हैं, डज। अब नॉट लगा दो, क्या लगा दोगे? ये नॉट कहाँ से आया? मैंने ये कहा था कि नेगेटिव वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, तो ये नॉट हो गया। अब वर्ब डज नॉट, अब वर्ब क्या है? बात। क्या हो गया? निकलना, निकलना। क्या हो गया? राइज। इन द क्या हो गया? इन द ईस्ट। अब देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें ऐसे आईएस लगा है जी सर, और इसमें नहीं। अब इसमें ऐसे आईएस नहीं लगा है, लेकिन नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव के चक्कर में वो ऐसे आईएस यहाँ आ गया, क्योंकि इसके साथ क्या लगने लगा? अब हेल्पिंग वर्ब लगने लगा, है ना? यही बात है। आगे देखो दूसरा सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, जैसे दे मींस दे, हेल्पिंग वर्ब लगाओ। दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? डू। नॉट लगाओगे और क्या हो गया? है ना? इन द रिवर। अब इसमें तो ऐसे ये पहले भी नहीं लगा था, प्लूरल है तो इसमें क्या लगा दिया? डू लगा दिया, है ना? इसी का इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो। इंट्रोगेटिव तो दो तरह के होते हैं, जैसे क्या, एक उसका बना दूंगा, एक उसका बना दूंगा। क्या सूरज? क्या सूरज पूरब में निकलता है? हाँ, पूरब में निकलता है। क्या सूरज पूरब में निकलता है। अब एक क्या क्यों कहा बीच में आते हैं ना? जी सर। बे नदी में कब नहाते हैं? बे नदी में क्यों नहाते हैं, है ना? जी सर। क्यों नहाते हैं। अब क्या हुआ? मैंने ये कहा था कि अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्या से शुरू हो, तो उसमें क्या की अंग्रेजी में पहले क्या लगेगा? पहले आ जाती है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब इधर, सब्जेक्ट इधर। इतना ध्यान रखना है। चाहो तो इसका फिर से सूत्र लिख लो एक बार। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना? प्लस सब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगर इसमें भी कहीं कहीं नॉट आ जाए तो नॉट रखना हमेशा किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन इसके हिसाब से तीसरे नंबर पे इसको हटा के इधर ले आओगे तो फिर वो रहेगी वही जगह पे, तुम उसको वही मानना। चलो एक दे दूंगा। अब देखो ये हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी बताओ? सूरज है तो सिंगुलर है तो क्या लगाओगे? डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? द सन राइजिंग। अच्छा, अब निकलना की क्या है? राइज इन द ईस्ट। इन द ईस्ट। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? एक लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। क्या लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब अगर ऐसा वाला सेंटेंस हो क्या कि वहां बीच में हो, सबसे पहले तो आपको सूत्र एक काम करना है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड को लगाना है। क्या शुरू आएगा तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाओगे, अगर क्या कोई बीच में आया तो लगाओगे, वो लगाओगे सबसे पहले। तो हमने तो वाई लगा दिया, है ना? नहीं एक क्वेश्चन वर्ड ये मैं लिख देता हूँ। जैसे ये व्हाट मींस होता है क्या है, और व्हेन मींस होता है कब, है ना? और व्हाई मींस होता है क्यों, और वेयर मींस होता है कहाँ, है ना? और होता है हाउ मींस होता है कैसे, हाउ मींस कैसे, है ना? और हु मींस कौन, क्या होता है? कौन, व्हेन। हाँ, ये होते हैं। तो भाई और सर जी होम मींस किसको? जिसको भी हो जाता है अफर्मेटिव। वाई हो गया। अब आपको हेल्पिंग वर्ब बनानी है भाई, ये इसी से तो बना रहे हैं, बस पहले क्वेश्चन वर्ड लगा कर रख लिया। आप बना रहे हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्लूरल है, बे सब्जेक्ट, तो क्या लगाओगे? डू। आप सब्जेक्ट लगा लोगे, दे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट तो लगना है। अब वर्ब क्या है? कहाँ लगाते हैं? इन द ऑब्जेक्ट इन द नदी।
बात समझ में आ गई? जी सर। इस तरह के सेंटेंस हैं। ये एक सिंपल चीज है ना? ये तो एक साधारण चीज है। इसमें इसको आप उतार लीजिए, फिर मैं आपके पास बना रहेगा ना ये चीज। उतारना चाहो तो उतार लो, नहीं तो मत उतारो, मर्जी है आपकी। सर जी इसे याद करवा दो बस, उतारने 12 साल से उतारते हुए आ रहे हैं। कोई बात नहीं। तो ये मैंने बनवाया ऐसा करवा दो कि हाँ देखते ये नहीं, अब तो याद हो गया होगा, अब तो जानकारी हो गई होगी। जी सर। जी सर। अब जो पेपर में तुम्हारे आने वाली चीज है वो क्या आएगी ये देखो। पेपर में सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बता दिया? चलो अब मैं जो लिखवा रहा हूँ वो उतारना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस पढ़ा रहने देना। अब जो मैं बता रहा हूँ वो लिखना जरूर। जो छोटे बहुत कम रूल्स बनेंगे, जब भी कभी पेपर दोगे और उसमें इंग्लिश आएगी तो आप यही रूल्स पढ़ के जाओगे, आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे। जो आपने उस समय नहीं पढ़ा था। लिखो सेंटेंस है कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें रूल्स नंबर पहला लिखो, रूल्स नंबर 1 लिखो। मैं बोल रहा हूं, देखो ऐसे वाक्यों में जिनसे सदा सत्य रहने वाली बात, ऐसे वाक्यों में जिनमें सदा सत्य रहने वाली बात, कोई सिद्धांत का कथन, जैसे किसी की यहाँ झूठ बोलना पाप है ना? ऐसे कोई सिद्धांत का कथन कोई आदत, कहावत, लिख लिया? का उल्लेख हो, वे सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ध्यान रखना है। वे सेंटेंस कौन से टेंस के होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बात कैसे पता लगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं? आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि हम जब राइट नाइट बनाते थे ना, तो हमें इज आर एम का मतलब बार में कर देते थे, है ना? लेकिन ऐसे लिख के आ गया कि गॉड इज इमॉर्टल, गॉड इज इमॉर्टल, ईश्वर अमर है, ईश्वर अमर है। अगर हमने ये सेंटेंस राम और सैड दैट लगा के गॉड इज आर को बात कर दिया और इसमें हमने लिख दिया, अब इसका सेंटेंस, इसका अर्थ हो जाएगा कि राम ने कहा था कि भगवान अमर था, भगवान अमर। इसका मतलब क्या है? अब अमर नहीं है क्या? अब अमर नहीं है क्या? तो वो तो ये कैसी बात है? ये सदा सत्य रहने वाली बात है, ये कभी बदलेगी नहीं। तभी तो हम डायरेक्ट नेट बनाते समय ऐसे नहीं बोलते थे। और सेंटेंस हाई स्कूल इंटर में हमेशा यही आया करते थे, जो एग्जाम में अब आते हैं तो थोड़ा बदल के आते हैं। तो बात समझ में आई? ऐसे सेंटेंस होंगे तो वो हमेशा किसमें होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले तो देखो नंबर है, एक नियम ये है, एक नियम ये है, एक नियम ये है और एक नियम ये।
सबसे पहले जो है मैं सदा मतलब जो सदा सत्य रहने वाली बात होती है, मतलब हमेशा नहीं, हमेशा सही सत्य होती है, वो वाली चीजें देखो। पहले जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। किसमें रहेगा? क्योंकि इसमें सदा सत्य रहने वाली बात है ना? सदा सत्य रहने वाली बात है कि नहीं है? दूसरा सेंटेंस देखो, इसके पहले लिखवा देता हूँ, द सन वह सभी वाला सेट्स इन द वेस्ट। एक तो ये है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अराउंड द, एक तो ये है। अगली बात ये है, इसमें गॉड इज इमोर्टल, गॉड इज इमोर्टल। अगली बात है मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। ये सेंटेंस ऐसे हैं जो हमेशा क्या है? सत्य रहने वाली बात है ना? और देखो, बताओ ये बात समझ आ गई? तो ये हमेशा किसके सेंटेंस होंगे? सत्य वाले। ऐसे वाले सेंटेंस हमेशा किसमें आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यकीन मानो, जैसे ही मैं आज ही को सेंटेंस कराऊंगा, आज ही पेपर की एक्सरसाइज कराऊंगा, आज बना के लाया हूं मैं, तो तुरंत आप समझ जाओगे कि आप खुद से करने लगेंगे। अब कोई सिद्धांत आ गया, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर क्या है? सिद्धांत है कि पानी जो है वो कितने पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है। तो ये किसका है? ये सिद्धांत वाली बात है। कैसी बात है? एक सिद्धांत वाली बात है। बात समझ में आ गई? हाँ, पानी जो है, अच्छा एक बात और, वाटर से पहले दा क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मटेरियल नाम होता है वाटर। वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना? ये कैसे किसमें आते हैं? मटेरियल नाम का मतलब ठोस द्रव गैस वाली चीजें। तो उनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, ए एंड द, ये तीनों चीजें नहीं लगती। बात समझ में आई? ये होता है वाटर, मतलब इसलिए वाटर के साथ कुछ नहीं लगाना। अब ये है सिद्धांत। तो कोई सिद्धांत होगा, कोई कथन होगा, वो हमेशा किसमें आएगा? प्रेजेंट। अब वही चीज यहाँ पर इज लगा हुआ होता तो वही गलत हो जाता, है ना? अब देखो ना, ऐसे एस लगा दिया, उबलना एक वर्ब है, उसमें एस लगा दिया, क्योंकि वाटर भी क्या होता है? सिंगुलर। वाटर सिंगुलर होता है तो वर्ब भी कैसी लगी है? सिंगुलर। अच्छा, अब कोई आदत वाली बात हो, कोई आदत वाली, जैसे डॉग, है ना? डॉग, डॉग्स लिखो, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। क्या है इसका मतलब? कुत्ते अपरिचितों पर भौंकते हैं। डॉग्स मीन्स कुत्ते, बार्क मीन्स भौंकते हैं, एट स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स का मतलब क्या है? अजनबी। हाँ, अजनबी। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। बाकी ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे लगा दी? प्लूरल वर्ब कैसी होगी? जिसमें एस ना हो, नहीं लगा होगा। ये कौन सी वाली बात हो गई? आदत वाली। कैसी वाली बात हो गई? आदत वाली बात हो गई। जो कोई मतलब आदत वाली कोई बात होती है तो वो भी हमेशा इसी में आती है। और देखो, जैसे एक आदत और लेना है, ही गेट्स अप, ही गेट्स अप, वह उठता है ना? हाँ, अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आदत आए तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। कोई कथन आए वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, है ना?
तो ये बात मैं तुम्हें बताने जा रहा था। तो एक कोई कहावत है, जैसे कहावत में बहुत सारी बातें हैं। कहावत का मतलब जैसे धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना, और अब आया वो पहाड़ के नीचे, जैसे हाँ अब बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब कहावतें होती हैं जो वो इसी में आती हैं, है ना। हाँ बंदरी की जाएगा। जैसे एक बुरा बढ़ई जो है वो अपने औजारों से लड़ता है। एक बुरा बढ़ई अपने औजारों से लड़ता है। उसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जो होता है उसे अपने काम से काम रखना चाहिए। वो एक मुहावरा है, वो एक कहावत है। मैं एक कहावत भी लिख दे रहा हूँ, लिखो। ए बैड कारपेंटर, कहावत वाला एक बना दे रहा हूँ यहाँ पर, कहावत वाला लिखो। अ बैड कारपेंटर, क्वारल्स मीन्स लड़ता है ना, विद हिज टूल्स, अपने औजारों से लड़ता है। तो ये क्या हो गई, कहावत हो गई। क्या हो गई, कहावत हो गई। समझ में नहीं आ रहा। क्वारल्स में क्या है, झगड़ते हैं। ये कहावत है, ये उतार लो। ये नियम है, ये सरासत रहने वालों के नियम है, ये सिद्धांत का नियम है, ये आदत का नियम है ना दोनों। और कहावत का नियम कौन सा वाला है, ये है। इतना उतार लो, ये आपके काम का है। बिल्कुल आप देखते ही बता दिया करोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस है। और कोई दूसरे टेंस में बना होगा तो आपको वो बदलना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसीलिए इसकी 5 क्लासें बनाई गई हैं। लेकिन 5 क्लासों में बहुत सारे रूल्स हैं। वर्ब भी इसी में आ जाएगी, सब्जेक्ट भी इसी में आ जाएगा, नाउन भी इसी में आ जाएगा। मैं आपको बोर इसलिए नहीं होने दूंगा कि मैं आपको क्वेश्चन कराने लगूंगा। अब मैंने कहा था कि मैं आधे घंटे पढ़ा दिया करूंगा तुम्हें दिए, तो बच्चे वो रुकते नहीं। बाकियों का पता नहीं चलता, हम तो पढ़ेंगे। रुका करोगे पेपर के बाद, क्लास के बाद? रुक जाएंगे। अरे 20 मिनट में दोगे तब भी 1 महीने में तुम्हें ये लगेगा कि क्या पढ़ डालनी है। सर अगर 5 क्वेश्चन भी डेली पढ़े तो महीने के क्वेश्चन का कोई सिस्टम नहीं है। मैं अगर आपको आज बताता हूँ कि आपको मैं कोई सी भी जीके की किताब ला के दूँ, तुम नहीं पढ़ पाओगे। कैसे, समझ में नहीं आएगी। तुम्हें कुछ पता ही नहीं तो कैसे समझ जाओगे। जीएस की मैं तुम्हारे सामने जीएस पढ़ाता रहूँगा, 2 दिन हो जाएंगे लगातार ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। तुम कहोगे इतना माइंड तुमने से आया कहाँ। अरे लगातार बगैर किताब से 2 दिन यहाँ पढ़ाना छोटी बात है। लगातार पढ़ाते रहो अपने माइंड में, और वो भी जीके जैसी चीज। कैसे हुआ ये, मैं बताऊं कैसे हुआ। मेरे माइंड में सब चीज मतलब सब ड्रामेटिकली मतलब एक बना हुआ है उनका सबका डायग्राम। तो वो सब पता होगा तभी तो जाके तुम उसमें पढ़ पाओगे। किताब से तुम्हें कुछ नहीं याद नहीं होगा, किताब से तो कुछ याद होने वाला ही नहीं है। आज मैं पढ़ा रहा था स्टैटिक जीके में कश्मीर के मंदिर। तो कश्मीर के मंदिर में एक मंदिर आ गया, ऐसी किसने बनवाया होगा। अब मुझे पता था कि कश्मीर में 3 राजवंश थे, एक कारकेल वंश था, एक लोहार वंश था, एक और था। तो अब जब 3 वंश थे उसी राज्य में, तो उन्हीं 3 वंश के तो राजाओं ने बनवाया होगा। तो कितना आसान हो गया हमें ये पता लगने से कि वहाँ ये राजा ने राज्य किया था, तो ये उन्हीं में से किसी ने बनवाया होगा। और उनमें सबसे शक्तिशाली राजा ये था, तो इसलिए बनवाया होगा। आसान हो जाता है। होमगार्ड में से केवल जीके आएगी। लड़कियों की लंबाई बहुत कम है, उसने 152 सेंटीमीटर मांगी है, सबकी हो जाएगी। 152 होती इसी ही कितनी है,
अगर 152 से कोई अगर कम लंबाई है किसी लड़की की तो फिर तो वो समझ लो वो बौने पर में आ जाएगी। बेटा 152 लड़कियों की सबकी है 152 सेंटीमीटर लंबाई। So what is the meaning of coherence? 650 वैकेंसी अपने पीलीभीत में है, ये देखो पहले। 600 सर लकड़ी पर नहीं 650। अच्छा नहीं 500 400 कुछ है यहाँ पे। 400 नहीं 400 से ज़्यादा है, देखना मैंने देखा ये उतार लिया बताओ। सर कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? कोहेरेंस का कोहेरेंस मतलब झगड़ा। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ कोरल नहीं पढ़ा? पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हुआ। कोरल भी झगड़ा है। पहचानने वाले शब्द है, मैं आज आपको सिखाऊंगा। मैंने आपको आज ये बातें कुछ नहीं, इसमें इतना बात ध्यान रखना कि कोई सदा सत्य रहने वाली बात होगी वो किसमें होगी? प्रेजेंट में। कोई सिद्धांत होगा किसमें होगा? प्रेजेंट में। कोई आदत होगी किसमें होगी? प्रेजेंट में। कोई कहावत होगी किसमें होगी? प्रेजेंट में। और बस यही चीज पेपर में काम। कोई कहे तुमने मैं 25 क्वेश्चन दूं अंग्रेजी के और तुम्हें पढ़ना ना आता हो, उसमें अगर तुम्हें रूल्स पता है तो बगैर पढ़े ही वो आराम से कर ले जाओगे। उसमें देखोगे ना कौन सी चीज कहाँ लगी है, आराम से कर ले जाओगे। तो एक तो नियम ए वाली बात हो गई, उतार लिया ये? अच्छा, अरे बनाते रहना, बाद में बहुत काम की चीजें आएंगी आपकी। अभी आपको लगता है ऐसा तो है नहीं कुछ बना लोगे जाके बहुत जल्दी इम्पोर्टेंट या घर जाके पढ़ने बैठ जाओगे तुरंत, ऐसा मुझे पता है ना। एक चीज देखो, अगला रूल्स नंबर दूसरा लिखो। रूल्स नंबर दूसरा कब काम में आएगा कि जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे, इनमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, देखो कुछ एडवर्ब्स आने पर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। किसमें होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अरे ये पहचानोगे तभी तो वर्ब लगा पाओगे। अब तुम कहोगे सर सेंटेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे? देखो, नाउन से आएगा, प्रोनाउन से आएगा, वर्ब हेल्पिंग वर्ब से आएगा, वर्ब से आएगा, प्रीपोजिशन से आएगा, एडवर्ब से आएगा, है ना, और आर्टिकल से आएगा। इतने क्वेश्चन बनेंगे और सबके बारे में तुम्हें जब पता होगा तो कैसा भी क्वेश्चन होगा। कौन कौन से एडवर्ब्स आने पर, एडवर्ब क्या होती है मैं बताता हूँ आज आपको। जो सभी किसी देखो सुनो, नाउन या प्रोनाउन। पहली बात नाउन या प्रोनाउन बताओ होता क्या है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन का मतलब होता है हम तुम। क्या होता है? कोई व्यक्ति। नाउन पर्सन पढ़ी नहीं? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस ऑफ हिम। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम। एनी पर्सन प्लेस, किसी स्थान का नाम नाउन। और अथवा थिंग्स मींस वस्तुएं। तो नाउन किसके किसके लिए कहते हैं? किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम हो, क्या ना हो? स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम। अब वस्तु में मतलब चीजें, वस्तु में मतलब इतनी चीजें क्या होती हैं? नाउन। आसान है ना। अब मैं बताओ, मैं यहाँ पे हूँ पढ़ना, तो बताओ ये व्यक्ति है? नहीं। ये स्थान है? नहीं। ये वस्तु है? नहीं। तो ये वर्ब, तो ये नाउन नहीं, वर्ब हो गया। ये नाउन नहीं। तो नाउन पहचाने का अच्छा खासा व्यक्ति, स्थान, चीजें, जी सर, वो नाउन है। अब हम दो लोग बातें कर रहे हैं जी सर किसी के बारे में, तो हमने कहा कि राजेश ऐसा है। एक बार हमने कह दी राजेश, है ना? जी सर। अब हम उसकी बारे में बातें कर रहे हैं, वो तो ऐसे ही है। अब ना एक बार हमने राजेश कहा, अब हमें और तुम्हें पता है कि राजेश की बात कर रहे हैं। जी सर। अब और लोग आ रहे हैं तो
उनको पता ही नहीं है, हम पता नहीं लगने देना चाहते कि मतलब हम उसकी बात कर रहे हैं। जी सर। तो हम अब उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए बह ऐसा है, बह वैसा है, बह ऐसा है। तो एक बार हमने नाम लिख दिया राम, राजेश लिख दिया राजेश, और बाद में हम क्या करें, वह ऐसा है, वह ऐसा है, यानी हम बार बार के राजेश के लिए क्या कर रहे हैं, वह। तो जे नाउन है और जे क्या है, तो प्रोनाउन क्या हुआ, नाउन के साथ लगने वाला या नाउन को हटाकर उसके स्थान पर लगने वाला, नाउन को हटाकर उसके स्थान पर लगने वाला, है ना। नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को नाउन कहते हैं। लेकिन नाउन को हटा दिया और बाद में उसकी जगह पे तुमने किसको यूज कर लिया, प्रोनाउन, फिर वो क्या हो गया, वो प्रोनाउन हो गया ना, उसके स्थान पर जो लगा दिया। जैसे हम कहते हैं सिंपल लो, ये नाउन हो गया, क्या हो गया, अब हमने इनकी जगह पे क्या लिख दिया, दे, यानी वे लोग। जी सर। तो जो नाउन है जो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, क्या बताए, विशेषता बताए, मतलब उनकी क्वालिटी, उनकी क्या क्वालिटी से मतलब केवल हमेशा अच्छा क्यों समझते हो, अरे क्वालिटी बुरी भी तो होती है, क्वालिटी दोनों तरह की होती है। जैसे सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज एन अगली गर्ल, है दोनों क्वालिटी, है ना, एक सुंदर लड़की है एक बदसूरत लड़की है, लेकिन है दोनों क्वालिटी। तो अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बताए तो वो क्या होता है, विशेषण। क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, सुनो, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए मतलब क्वालिटी बताए, क्वालिटी बताए तो वो होता है एडजेक्टिव। समझ लो पहले बात, वो क्या बताए, एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव। अब जैसे सुनो, राम की गाय काली है, राम की गाय काली है, अब गाय की क्वालिटी बताओ, काली है, काली शब्द इसमें क्या आया, एडजेक्टिव। क्या आया, एडजेक्टिव। वह एक ईमानदार लड़का है, लड़का कैसा है, ईमानदार, ईमानदार लड़के की क्या है, एक क्वालिटी है ना। मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक डॉल खरीदी, गुड़िया खरीदी, गुड़िया कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक क्या हो गया, एडजेक्टिव। जी सर। क्या हो गया, एडजेक्टिव। अकबर एक महान राजा था, एडजेक्टिव क्या है इसमें, महान हो गया। तो किसी नाउन या प्रोनाउन की बात बताए तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव। ठीक है। लेकिन किसी वर्ब की बात बताए, वर्ब की बात, वर्ब की विशेषता बताए, किसकी, वर्ब की विशेषता बताए मतलब वर्ब की क्वालिटी बताए तो वह क्या होगा, एडवर्ब। क्या होगा, एडवर्ब। और सुनो, विशेषता की विशेषता बताए, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताए तब भी क्या होगा, एडवर्ब। विशेषता बताने वाले सभी शब्द एडवर्ब होते हैं, केवल नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव होते हैं। अब देखो सुनो, राम, देखो राम, वॉक मीन्स चलता है, वॉक मीन्स चलता है, स्लो, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, राम चलता है धीरे धीरे, राम इज ग्रेट, राम महान। अब सुनो, ग्रेट क्या है बताओ, एडजेक्टिव है, क्या है, महान कौन है, राम है। राम बॉक्स में चलता है, क्या है, चलता है। तो ये चलना क्या हो गई, वर्ब। अब कैसे चलता है, स्लोली, धीरे धीरे। जी सर। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, चलने की विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, चलने की। जब विशेषता की विशेषता बताया, वर्ब की विशेषता बताए वह एडवर्ब, और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखवा रहा हूँ, एडवर्ब। क्या है,
जैसे देखो एक एडवर्ब में समझाता हूं, राम ऑलवेज मीन्स हमेशा, है ना, स्पीक मीन्स बोलता है, ट्रूथ मीन्स सच। अब सच्चाई तो नाउन हो गया, राम भी नाउन हो गया। वर्ब कौन सी है? स्पीक, बोलता है। तो बोलना कैसे बोलता है? सच बोलता है। तो बताओ ऑलवेज क्या सच बोलता है ना? सच बोलता है, ये तो नाउन हो गया। अब कब बोलता है? हमेशा। क्या है? तो ये वर्ड तुम्हारा क्या हो गया? एडवर्ब। क्या हो गया? विशेषता की जो विशेषता होता है वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अरे सच तो नाउन है, सच तो ये चीज है ना? आप कहते हो सच बता, तो सच तो नाउन है। आगे देखो वो कौन सी है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो कुछ नाम एडवर्ब के आने पर वो हमेशा प्रेजेंट। अब किसमें एडजेक्ट आ गया? सुनो, अगर किसी में ऑलवेज आ गया, क्या आ गया? ऑलवेज, तो 100% अब वो सेंटेंस किसका हो जाएगा? बताओ। पास्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का किसका हो गया? कभी फ्यूचर में ऑलवेज नहीं लगा सकते। सर जी पहले समझाओ। हैं? ऑलवेज, हाँ, ऑलवेज में तुम हमेशा, क्या हुआ? मतलब वो हमेशा सदा सत्य वाली बात आ जाती है ना। जिसमें अगर ऑलवेज आ गया तो वो किसमें आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमेशा वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। इतनी बात ध्यान रखना। इसलिए मैं और लिखूं ऑफ्टन। ऑफ्टन मींस क्रिया। जैसे वह रोता है, क्रिया, या वह सोचता है, प्रायः, यानी हमेशा। ये प्रायः में अक्सर सर, हाँ, या अक्सर ये भी एक हमेशा का ही वर्ड होता है। समझ में आ गई? ऑफ्टन आ गया। और देखो समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स मीन्स कभी कभी। अच्छा ये तुम्हें काम का है? अरे भाई जब इनके नेगेटिव बनेंगे तो उसमें डू नॉट, डज नॉट कुछ नहीं लगाना पड़ता है, इन्हीं को चेंज करना पड़ता है। इसीलिए तुम अभी उसके लिखवाए नहीं है। देखो अब इसके यहाँ नेगेटिव हो रहा, ऑलवेज है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ऑलवेज का अगर नेगेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा? नेवर। अगर समटाइम्स के मतलब समटाइम समथिंग है, समथिंग ना, समटाइम्स है तो वह में आएगा नो टाइम। नो टाइम मतलब इनका अफर्मेटिव का नेगेटिव भी जो वर्ड बदले जाए ऑलवेज का किसमें कर दोगे? नेवर। तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हमेशा आएगा। ठीक है? अगला देखो एक और वर्ड है जनरली। जनरली अक्सर। जनरली में क्या होता है? अक्सर या मतलब सामान्यता। जनरली में क्या होता है? सामान्यता। ये एक वर्ड हो जाता है। ई लगा लेना, ई भूल गया था बीच में, चलो लगा देता हूं। जनरली तो कौन सा? ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम्स, नेवर, जनरली। एक और लिख लो जैसे रेगुलरली। रेगुलरली मतलब डेली बेसिस पे। रेगुलरली तो रेगुलरली अगर आ गया तब भी हमेशा। आर सही से नहीं बनता है, तो सही बना रेगुलरली। तो ये बात देखो वो ध्यान से ही आपको लगता है कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे। नॉट रेयरली लिख लो, रेयरली वो हमेशा ऐसा रेयरली लगभग हो ही जाता है ना? रेयरली। एक और लिख लो जैसे कॉमनली को ना लिखो, लेकिन ये चीज लिख लो कि नॉर्मली। बस इतने बात। ये शब्द अगर किसी में होंगे तो वो हमेशा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे। ये शब्द अगर किसी में आ जाएंगे तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे। रेयरली RARELY
देख लिया? जी सर। तो आपने केवल मैंने इतने नियम बताए, क्या क्या बताया? अगर देखो सदा सत्य रहने वाली बात होगी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, कोई आदत होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई कहावत होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यही तो बताया था, कोई सिद्धांत तो होगा। तो प्रेजेंट आप किसी भी परिभाषा को याद कर लीजिए, हमेशा है में आएगी। जी सर। सिद्धांत क्या होते हैं, कथन क्या होते हैं? जैसे अभी ये कमरा है, कमरे में 3-4 लाइनें कहीं कहीं लिख दी, कहीं नारे वगैरह, मोटिवेशन, जी सर। तो वो हमेशा किस में होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमेशा है में होंगे, था में कभी नहीं होंगे। वही तो आते हैं, है ना? हाँ हाँ, सब वो किस में आते हैं? सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। है तो लगा हुआ होगा, लेकिन तुम्हें ऐसे IS लगाना है, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव के साथ डू नॉट और डज नॉट लगाना है उन सेंटेंसों में, ऐसे वाले सेंटेंसों में। अब अगला सेंटेंस डाल दीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के केवल एक एक सेंटेंस कराऊंगा, बाकी मैं बताऊंगा कि कब तुम्हें। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सर जी हम क्या सीखे, मैं बताता हूँ क्या सीखो। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तुम क्या सीखने जा रहे हो, मुझे बताओ। वांट मींस क्या होता है? चाहना। चाहना। वांट मींस क्या होता है? चाहना। चाहना एक वर्ब होती है। जी सर। चाहना क्या है? एक वर्ब है। अरे जब लव मींस प्रेम करना वर्ब है, तो चाहना भी तो वर्ब है। जी सर। तो बताओ, तो मैं तुम्हें चाह रहा हूँ, वांटिंग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसमें केवल पेपर में आने वाली तुम्हारी यही चीजें हैं कि आप किस वर्ब में आईएनजी नहीं लगाई, किस वर्ब में आईएनजी नहीं लगाई जाती। आपको रूल्स के हिसाब से जब वो वर्ब आ जाएंगी तो आपको कभी भी आईएनजी नहीं लगानी पड़ेगी। और आप ये सोचोगे कि मतलब हम कैसे पहचाने, तो वो मैं लिखवाऊंगा कि किस किस वर्ब में आपको आईएनजी नहीं लगानी है, उनका अर्थ उसी में रहा आ जाता है। या फिर जब कुछ जगह नहीं मिलती है तो बी एक वर्ड बना है, उसमें आईएनजी लगा दी जाती है, बी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जब आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसीलिए जब आप प्रेजेंट सुनो, इसीलिए पूरी ग्रामर इसी पे यहीं पे खत्म हो जाएगी, तभी तो टेंस सबसे है। अगर आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाते हो, क्या बनाते हो? जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो, जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो उसी में आप बीइंग लगाते हो, उसी में क्या लगाते हो? बीइंग। और किसी में क्यों बीइंग नहीं लगाते भाई? और किसी में लगाई जाती है बीइंग? नहीं, क्योंकि वहां पर जो है आपको ये सिखाया होगा कि पैसिव वॉइस बनाते समय अगले वाले टेंस के हेल्प पर लगा दो, लेकिन बीइंग लग जाता है किसमें? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। वो इसीलिए लगता है, क्योंकि इसमें मतलब कुछ सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ऐसे होते हैं जिसमें आईएनजी नहीं है। वही तुम्हारे पेपर की काम की चीज है। हालांकि सेंटेंस डाल लीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस डाल लीजिए, लिखते रहिए प्रेजेंट, एक लाइन तो लिख ही सकते हो, नहीं तो आप बिल्कुल भूल जाओगे बाद में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। चलो इसकी हिंदी पहचान बताओ। हिंदी में पहचान बताओ। रहा है, रही है, रहे हैं। वेरी गुड। हिंदी में पहचान क्या हो गई? इसी बहाने याद हो जाएगा। रहा है ना? चलो ठीक है। रही है, रहा है, कुछ भी आ सकता है ना? जी सर। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब बताओ इसकी। इज आर केवल इज आर एम इसी में लगता है और किसी में नहीं लगता है। वर्ब बताओ, वर्ब कौन सी लगेगी? फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। अब इसमें क्या लगेगी? यही तो होती है। अब पूरा सेंटेंस तुम्हारे सामने है ना? तो इसके 3 सेंटेंस लिखवा रहा हूँ, एक अफर्मेटिव का, एक अफर्मेटिव का लिखवा देना, एक नेगेटिव का लिखवा देना, है ना? और एक इंट्रोगेटिव। और एक किसका लिखवा देना? इंट्रोगेटिव का लिखवा देना। तो पहला सेंटेंस एक लिखो, मैं अपने
पिताजी के साथ बाजार जा रहा हूं। रहा हूं आ गया ना, रहा है रहा हूं कुछ भी आ जाए। दूसरा है नेगेटिव, हम आज विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तीसरा जरा, क्या तुम अखबार पढ़ रहे हो? देखो रहा हूं आ गया, रहे हैं आ गया, रहे हो। सूत्र तो तुम्हारा वही वाला रहा, कौन सा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। ना तो हमेशा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाओ, इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओ, सब्जेक्ट बाद में लगाओ। बचा हुआ कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है, हटाओ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनाऊंगा। सब्जेक्ट कौन है? मैं। कौन है? आई मीन मैं। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ एम और आई के साथ एम। तो एम आई एम गोइंग टू मार्केट विद माय गो। वर्ब में तो आई नहीं लगती है इसमें, टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूँ। बताओ अपने पिताजी के साथ, विद मीन साथ, है ना। अपने पिता, अपने की अंग्रेजी क्या नाम बताओ? माई। अबर हमारा देखो, हाँ आई के साथ माई, यू के साथ योर, ई के साथ हिज, सी के साथ हर, और माई के साथ, वो आई के साथ माई। विद माई। बताओ बात समझ में आ गई? हम आगे इधर नहीं जा रहे हैं। We are not going We are not going to school today. going to स्कूल। हम आज इधर नहीं है। अच्छा ये बताओ, हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने कहा था कि नॉट लगा देना। इंट्रोगेटिव में क्या शुरू में तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो पहले क्या लगाए? तुम है सब्जेक्ट। तो इसमें आज के लिए वो नहीं लगेगा? टुडे आज टुडे नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट में बच गया। कॉम्प्लीमेंट है तो बाद में लगा दो। आर यू रीडिंग द नहीं लग सकता है बेटा न्यूज़पेपर के साथ। रीडिंग किसी अखबार का नाम होता तब लगाते हैं। द हिंदू। हाँ ये इंट्रोगेटिव के साथ लगा। तो ये तो हो गए आपके कौन से? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ जो है आप लगाओगे क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ कौन सी ऐसी वर्ब है? सर जी आपने ये बता दिया था, कौन सी? वांटिंग कभी सुना है? तो ऐसी और भी वर्ब है जिनके साथ हमेशा और सबसे बड़ी गलती तुम क्या करते हो? इधर देखो, हमेशा कहते देखना तो किताब लगाते हैं सीन। क्या लगाते हैं? सी के साथ कभी आईएनजी लगती नहीं है। हाँ अरे देखना के लिए अगर आपको लगाना है तो क्यों लगाओ ना, उसके साथ आईएनजी लगाओ। उसके लिए अंग्रेजी बनी हुई है, उसके लिए अंग्रेजी बनी हुई है। तो सर ये अंग्रेजी में डबल वर्ड क्यों यूज करेंगे? पर्यायवाची जो हिंदी में नहीं हुए थे, जैसे हिंदी को सर घोड़ा के बताओ तो आपको घोड़ा के है कहते हैं, तुरंग कहते हैं, घोटम कहते हैं, सैंधव कहते हैं, आसो कहते हैं, रवि सूत्र कहते हैं। अरे कितने सारे नाम इस बात बताओ। बस सर ये देगा आप समझो ना, इसमें भी तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो पर्यायवाची उसमें भी होते हैं, उसमें भी। बस वो बात अलग है कि पुराने जमाने में चलन ये तो था और फिर अब ये है ना, होंगे ये भी चलन में कहीं ना कहीं। ये उतार दो, एक तो सेंटेंस में लिखवाया है।
अब मैं रूल्स लिखवा रहा हूँ, है ना? लिखो लिखो, हाँ लिखो रूल्स नंबर। इसका रूल्स नंबर, उसमें कितने रूल्स लिखवाए थे? केवल 2। अरे उसमें कितने रूल्स लिखवाए? 2 रूल्स, 2 लिखवाए। एक रूल इसमें देखो, बहुत सरल चीजें हैं, तुम्हें पता नहीं है। इधर देखो, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हो पोइट एंड टीचर, और यहाँ पे लिखा हुआ अ पोइट एंड अ टीचर। यहाँ पे इज लगेगा, यहाँ पे आर लगेगा, समझ रहे हो? ये चीज आप सीखोगे, यही तो पेपर मार्किंग है। अब ये सब एक दिन का खेल है। अगर इधर से तुम जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर जो चीज तुमने याद कर ली तो बताएं क्यों पोइट एंड टीचर? क्योंकि इससे पहले कोई आर्टिकल लगा है? नहीं। इससे पहले कोई लगा है ना? एक ही आदमी है। जैसे हमारे अनिल सर हैं, पहला सिलेक्शन उन्हीं का हुआ था मैथ के लिए यहाँ, लेकिन उन सर ने खुद से मना कर दिया था। तभी दूसरे सर आए, वो भी अच्छे थे, लेकिन वो मैथ के बहुत बड़े टीचर हैं। साथ में कवि हैं, साथ में किसी स्कूल में वो पढ़ाते हैं। अभी एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, ज्ञान इंटरनेशनल की करीब 3000 रुपये पर मंथ फीस है बच्चों की, छोटे बच्चों की, उसमें पढ़ाते हैं। तो उसका मालिक उनसे इतना खुश रहता है कि बताओ हमारे स्कूल में कोई कवि भी है। बहुत उनकी वैल्यू, बहुत मान सम्मान। वही क्वालिटी एक है व्यक्ति के अंदर, मतलब वो टीचर है और वो कौन है? कवि भी है। जब ऐसा होगा तो आर्टिकल चाहे लगाओ या ना लगाओगे तो केवल एक बार लगाओगा, दोनों के साथ नहीं लगाओगा। और अगर दोनों के साथ लगा है तो दोनों आदमी कैसे हैं? अलग अलग। तो दोनों आपको, अभी आपको ये लगा होगा कि 2 मोमेंट लगा है तो वो सिग्नल लगा दो, आर लगा दो। और पेपर में क्या होगा? पेपर में तो ऐसा ही तो आता है, ऐसे बटा हुआ होगा एक सेक्शन 4 भागों में। ऑप्शन होंगे ए, बी, सी, डी या नो एरर। अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर, आपको गलती नहीं नजर आएगी, आप नो एरर लगा दोगे, है ना? लेकिन यहाँ पर अगर आर लगा दिया तो आप कहोगे ऑप्शन ए सही है। क्यों? क्योंकि आप एरर वाला पूछता है तो कहोगे ऑप्शन ए में गलती है। कहाँ पे गलती है? यहाँ पे आर नहीं लगा हुआ होना चाहिए, इज लगा हुआ होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि एक बार आर्टिकल है तो दोनों व्यक्ति एक ही है। यही बात आपको सीखनी है, यही बात सीखनी है ना? अभी जो अगले महीने से एमटीएस का पेपर है, तुम लोग अगर जागरूक हो, फिर से वैकेंसी 7500, 7900 वैकेंसी कुछ है जो फार्म पढ़ने वाले हैं 8-10 दिन के अंदर अभी एमटीएस के। अब पिछले साल वाले 2024 वाले जो हैं उसका पेपर अब होने जा रहा है अगले महीने से। फार्म भी इस साल के फिर से मैं बता रही हूँ, हर साल एसएससी कराती रहती है क्या? तो इसमें केवल और केवल जीके आएगी और केवल इंग्लिश, बाकी मैथ और रीजनिंग आएगा। माइनस मार्किंग नहीं है, 12-13 नंबर तो सबके एक ही ऑप्शन लगाना। 20 सुनी 40% आएंगे। 40 में अगर तुमने एक ही ऑप्शन सबके लगा के 10-12 नहीं चाहिए। अब इतने सिंपल होती है रीजनिंग तो ऐसे ही आएगी। इसमें जीके में 25 में से अगर आपने 18 सही कर दी, इंग्लिश में 25 में से अगर आपने 18 सही कर दिए तो आपकी नौकरी 101% है। मेरी बात नहीं मान रहे तो 1 नंबर 3 का होता है। कितना होता है? 18 दिनिया 14 कितने हो गए? 108 नंबर। तो फाइनल सिलेक्शन था लास्ट वाला वो 94 नंबर पे था। कितने नंबर पे था? आते हो तो कंपटीशन पढ़ने, अब तुम्हें पता नहीं है नौकरी लगेगी कैसे, ना ऐसे ही पढ़ते रहो, है नहीं है? आप जी बात अकल कब आओगे? होशियार कब होगे? होशियार जब होगे जब तक उम्र निकलती है, क्योंकि एमटीएस में उम्रें बहुत कम मांगते हैं। 25 लास्ट है समझ लो, 25 के बाद लगोगे नहीं उसमें,
हम जैसे लोग उसमें फार्म नहीं डाल सकते हैं। 35,000 सैलरी है शुरुआत में, टेंशन एक पैसा भी नहीं है। 4 संडे 2-3 छुट्टियां सरकारी, और बाकी अपने बाबूजी को बाबूजी से थोड़ी बना के रखो, जो कोई भी अधिकारी हो तुमसे, अब जी आज नहीं आएंगे यार थोड़ा काम है देख लेना, ठीक है, फुल मजे। और अगर कोई अधिकारी से तुम्हारा कोई काम है नहीं है, तो तुम अधिकारी से मिलने जाने के लिए तुम्हारे पास पैसे होंगे, अधिकारी से मिल लोगे तुम डायरेक्ट, नहीं मिल पाओगे, किससे मिलोगे? उसी MTS वाले से तो मिलोगे। MTS वाले का क्या काम होता है? फाइल का रख रखाव, फाइलों का। अभी हमारे पड़ोस के लड़के, एक टीचर 2 टीचर लगे हैं, वो उसी में लगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में आ रहा मौज कर रहे हैं बिल्कुल। लाइब्रेरी में आके अपने IS-PCS की तैयारी कर रहे हैं, जाते हैं 3-4 घंटे और आराम से कमा, उनकी सैलरी है 35,000, और 3-4 घंटे जाते हैं कहाँ? हाई कोर्ट में जाते हैं। और वो कहता है, मैंने कहा यार बताओ तुम तो वहाँ कोर्ट में रहते हो कुछ तो, बोले कुछ नहीं, वो पेशकार जी हैं वो खूब कमाते हैं, जब हम आते हैं तो हमें दे देते हैं 100-500 रुपये रोज। 100-500 मतलब 100-500 का मतलब ये है कि 200-300 रुपये तो दे देते होंगे, वो उनका 200-300 तो दिन में खत्म कर पाते होंगे। साफ ईमानदार व्यक्ति। पेशकार कौन होता है? पेशकार वही होता है MTS वाला जो ग्रुप डी का व्यक्ति जो पुराना हो जाता है, वही पेशकार होता है। वो तो राजा है, पेशकार राजा है, अधिकारियों से ज़्यादा पैसा वाला है। पूरे घर ने एक बार मियाँ बीवी बच्चे सब नोट जलाए रहे अपने कमरा में, तो छापा पड़ने को था, पता लगे छापा पड़ेगा, तो सब नोट जलाए रहे फिर भी जल ना पाए। कई दिन हो गए उनको जलाते जलाते, कई दिन हो गए जलाते जलाते, आखिर बाद में राख में पड़े मिले कि हाँ नोट थे। कितना पैसा कमाया होगा बताओ। कभी जमीन किसी की खरीदारी करने, किसी जमीन की लेने जाना, किसी जमीन की खरीद फरोख्त करने जाना, कहाँ मतलब कचहरी में, आपको वहाँ पता लग जाएगा कि ये लोग बैठे हुए हैं कि कितने पैसे वाले हैं। ये समझ, अपने यहाँ एक पर्ची करना 25-26 हज़ार का होता है एक साल में, उनके समझो ऐसे ही आ जाते हैं 1-2 दिन में। क्या समझे वो पैसा है बाबू, कहने को बाबू में रहते बाबू जी बन गए हैं, ये समझ लो। बताओ कितनी आसानी से नौकरी लग सकती है, नहीं लग सकती है? लग सकती है। और ये मेरा वायदा है, जब मैं लास्ट में तुम्हें टेस्ट करा के जाऊंगा फुल, तो आप खुद 18 छोड़ो 25 में से 20 क्वेश्चन करोगे, अब बिना कुछ पढ़े, किसके दम पर? केवल रूल्स के दम पर। केवल आपको रूल्स पता होना चाहिए। जैसे मैंने आज 2-3 रूल्स पढ़ाए, उस रूल्स का पता होना चाहिए आपको। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल नंबर पहला लिखो। कब रूल्स नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लिखो, शायद ये 235 हुआ है, लिखो 1 घंटे लिखो सी बियर पढ़ा सी बियर स्मेल नोटिस सी बियर। अरे तो सेम आएंगे पेपर में, सेम रिकॉग्नाइज। इसका तो वो पूछ लेता है, पहचानना होता है, पहचानना। एक तो ये वर्बें हो गई, रिकॉग्नाइज, जिसकी सेंस वाली वर्ब होती है, इनको क्या कहते हैं? वर्ब ऑफ सेंस। सेंस का मतलब ये होता है दिमाग लगा के, मतलब कोई चीज जैसे देखना, वो एक सेंस वाली बात होती है। बियर मीन्स कहना, स्मेल मीन्स सुगंध, नोटिस, जो सेंस वाली चीजें होती हैं। आगे देखो और किसके साथ, एक बार तो मैं लिखवाई चुका था, कौन सी वाली? नॉट, डिजायर। अच्छा मतलब क्या है, क्या बता रहा है उसमें? इच्छा। अरे इनके साथ ING नहीं लगेगी, क्या नहीं लगेगी? हाँ, केयर, हेट घृणा करना, लव मीन्स प्रेम करना, लाइक अरे तुम लिख सकते हो लाइकिंग, नहीं कर सकते हो, नहीं लिख सकते हो, लाइकिंग नहीं कर सकते हो, है ना? ना लाइक कर सकते हो
सुना, डिसलाइक कर सकते हो। विश, विशिंग, अरे वो कहते हैं विशिंग, विशिंग होता ही नहीं है, खाली विश होता है, किसी को विश करना, है ना। हाँ, फॉरगिव, फॉरगिव मीन क्या होता है? फॉरगिव मीन क्या होता है? क्षमा करना। एक लास्ट और लो, एक वांट हो गया, एक डिजायर हो गया, एक केयर हो गया, एक हेट हो गया, एक लव हो गया, एक लाइक हो गया, एक विश हो गया, एक फॉरगिव हो गया, एक और है वो भी लिख लो, रिफ्यूज मींस मना करना। हाँ हाँ भाई यार ऐसे का। तो ये वर्ड है, ये कैसे वाले वर्ड है? क्यों? मैं तुम्हें चाह रहा हूँ, इच्छा है मेरी, तुम्हारी परवाह है, नफरत है, प्रेम है, पसंद है, विश मींस इच्छा है, फॉरगिव क्षमा कर दूंगा, मना कर दूंगा, ये सब इमोशंस हैं। क्या है सर? इमोशंस। तो वर्ब ऑफ इमोशंस है, वर्ब ऑफ इमोशंस। जब वर्ब ऑफ इमोशंस होंगे ये वाली वर्ब, तब भी आप क्या नहीं लगा सकते हो? आईएनजी नहीं लगा सकते हो। कुछ चीजें जैसे आपको कोई चीज प्रतीत होता है ना, जैसे प्रतीत होता हो तब वो चीज नहीं लगेगी। जैसे इधर देखो, सीम, सीम मीन्स प्रतीत होता है, जैसे मुझे ऐसा लगता है, जैसे जब सीम हो तब नहीं लगेगा। कंटेन, कंटेन है कि लगता है ये चीज इसमें है, कंटेन। कंसिस्ट ऑफ, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता कैसे? कंसिस्ट ऑफ, ऐसा कोई पेपर ही नहीं होता है जिसके साथ ये ऑफ भरने को ना आता है, जबकि ये फिक्स प्रोपोजिशन है। कंसिस्ट के साथ फिक्स प्रोपोजिशन है, कौन सी है? ऑफ। कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ आएगा, कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ इसलिए आएगा क्योंकि वो उसी के साथ हमेशा लग के चलता है। तो सेकंड वाला वर्ड क्या है? कंटेंट। इसका मतलब रिसेंबल। क्या कह रहे हैं? कंटेंट में, कोई चीज किसी में है, किसी में है। जैसे थैले में पत्र हो सकता है, तो थैले में है कंटेन। कंटेन में, कंटेन की हिंदी होती है में है, दोनों में है, कोई चीज अंदर है, में है, ये है, दिख रहेगा, ध्यान रहेगा, में है। कंसिस्ट ऑफ सर जी। हाँ, इसका मतलब कंसिस्ट ऑफ मतलब ऐसा हो सकता है, हो सकता है, निश्चित ऐसा हो मतलब सकता है। पॉसिबिलिटी के लिए। हाँ हाँ हाँ, पॉसिबिलिटी के लिए। आगे देखो, एक और लिख लो, लिख ले जो नहीं। कंसर्न, कंसर्न, कंसर्न का मतलब ये चीज इससे जुड़ी हुई हो सकती है ना, या ये मामला हो सकता है, मैटर। ये चीजें क्या होती है? एपियर संबंधी होती है। एपियर, एपियर का मतलब क्या होता है? कोई चीज वहां मौजूद हो सकती है। इन वाली वर्ब में भी आप आईएनजी नहीं लगाओगे। और कुछ वर्ब थिंकिंग वाली है, थिंकिंग वाली, कोई चीज सोच के तुम्हें कोई चीज रियलाइज हो जाए, जैसे मैंने एक चीज रियलाइज की। क्या की? रियलाइज की, इससे रियलाइज हो गया। जैसे सपोज कर लो, सपोज, सपोज मतलब उदाहरण ले लो, सपोज कर लो, रियलाइज हो गया, सपोज हो गया। किसी चीज का मतलब मीन मतलब, ठीक है। तो ये क्या है? वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ थिंकिंग। इतनी वर्ब हैं जिनके साथ आप क्या नहीं लगा सकते हो? आईएनजी नहीं लगा सकते। कौन कौन सी? बस यही वर्ब है, हमेशा हमेशा के लिए याद कर लो। अगर इन चीजों में आपने वर्ब लगाई, इन चीजों में अगर आपने आईएनजी लगाई, तो वो सेंटेंस आपका गलत है 100%। सर ये जो थर्ड वाली है जी, कौन सी वर्ब? वर्ब ऑफ अपीयर। एपियर, हाँ, एपियर की मतलब कोई चीज है, लगता है वो चीज वहां है। एपियर मींस क्या होता है? प्रतीत होना, उपलब्ध होना, लगता है कि वो वहां चीज है, मैटर। ये वर्ब ऐसी है, ये वर्ब ऐसी है 201% इनके साथ क्या नहीं लगेगा? नहीं लगता, आईएनजी नहीं लगेगा।
अगर इनके साथ आपने ING लगाई तो वो सेंटेंस आपका गलत होगा। सुनने में लग रहा है आई वांटिंग वो चले जाओ यार आई सी यू ये तो कतई वैसे अंग्रेजी लग रही है आप मेरा डिबेट करेंगे इंग्लिश हो गया? Oh my God. हो गया? अभी सभी सेंटेंस नहीं हुए हैं, फिर भी मैं तुम्हें अब कुछ सेंटेंस कराता हूँ 5, ठीक है? फिर छुट्टी करूंगा। देखो बात ये बताइए, अब मैं पेपर के हिसाब से ऐसा कुछ नियम तुम्हारे में पड़े हुए नहीं भी होंगे, है ना? इसकी 2 क्लासें और हो जाएंगी, तो इसीलिए उसमें आज मैं करा ही देता हूँ जिससे तुम्हें लगे कि हाँ कुछ सीख रहे हैं। आप देखना पेपर में क्या आएगा। पेपर में देखो लिख के क्या आएगा, पहले ये चीज लिखो। जी सर। वो हेडिंग डालो, एक्सरसाइज। हाँ हेडिंग डालो, लिखा होगा इन दीज क्वेश्चंस। ये चीज लिखो, इन दीज क्वेश्चन। ये वर्ड कभी नहीं निकलता, अच्छा ये लाइन कभी नहीं निकलती, इसलिए मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ ऐसा लिखा हुआ आएगा। तुम्हें वहां पढ़ना तक नहीं है ये चीज, लेकिन पता तो रहेगा। सेंटेंस टू फाइंड आउट। अभी अगर इंग्लिश में से तुम्हें 15-16 क्वेश्चन करना सीख गए तो तुरंत ही आपको ये लगेगा कि यार अब तो कर ले जाएगा। एरर आएगा सर ये है? एरर फाइंड आउट हाँ, देयर इज एनी एरर in it. The error if any will be in one part of sentence फाइंड आउट वेयर, मतलब ये तुम्हारे लिखे हैं 5 क्वेश्चन आएंगे पूरे क्रम से, क्रम से 5 क्वेश्चन आएंगे। आज जब तैयारी कर रहे हो तो फॉर्म डाल देना। जी सर। तैयारी कर रहे हो तो फॉर्म डाल देना, अभी पेपर ऑनलाइन होने वाले हैं। फॉर्म पढ़ा है सर, सोच रहे ना MTS में पढ़ा है? अरे MTS में पढ़ा है? हाँ ये और बहुत सारे पढ़े। अरे MTS में पढ़ा है तो उसका पेपर है ना अगले महीने। तुम लोग नौकरी के प्रति जागरूक नहीं हो, तभी मतलब यहाँ संख्या कम रहती है। सर ये सबके सब सिलेक्टेड है सर यहाँ। और दूसरी बात लोगों को भ्रम है। इज डी अभी सबको समझा दूंगा। क्या आदि लोग तो कभी सोच नहीं सकते। तो लोग अच्छा विल बी इन द वर्ड ऑफ सेंटेंस द लेटर। अब मैं लिखता हूँ सेंटेंस 5 इज नो वे ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे डायरेक्ट कॉल है यार क्वेश्चन। और जो मैं आपको लिखा रहा हूँ वो सब पेपर में आए हुए हैं। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सब पेपर में आए हुए हैं।
लिखना ही है सर। है? हाँ 4 लिख दो 4। चलो ये 4 लिख दो। सेकंड वाले एग्जांपल में व्हाट ही वुड यू बताया। हाँ सेकंड वाले में क्या लिखा? व्हाट ही वुड। हाँ 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 एल ये इसमें बहुत अच्छी है। वुड बोल देना ठीक है। If the roast, हाँ roast, WRST, वो जो तू करता है कौन सा ओरिजिनल में आता है? ये वो बच्चा बहुत अच्छा काम कर लेंगे। आप फोटो अपने फोन से खींच गया बहुत अच्छा कर रहे हो।
अभी बोलते बोलते कह रहा कहाँ पहुँचे। कौन सा वाला पहले क्या बोलता फैमिली बिजनेस नो बड़ी 1 घंटा 15 मिनट हो गया। 1 घंटा 20 मिनट 21 मिनट 8-10 मिनट। सर जी क्या लिखा है हाँ, लास्ट वाला AGITAT एजिटेटेड। एजिटेटेड मतलब एजिटेटेड मतलब एजिटेटेड का मतलब होता है किसी चीज का नुकसान होना। एजिटेटेड बच्चे रुके नहीं, ज़्यादा बच्चे होते तो उनको बहुत अच्छा लगता। और मेन बात ये है, देखो आगे फार्म ऑनलाइन होंगे करीब 8-10 दिन बाद, कुछ बच्चों के पढ़े हुए भी होंगे MTS में, अब पेपर होगा तो ये मैं पढ़ा के जाऊँगा साथ में, और इसके बाद जो मैं आधे घंटे जैसे आप पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊँगा, तो वो भी आपके काम का हो। वो अब 2 ही सब्जेक्ट तुम्हारे सिलेक्शन वाले हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये तो देखो 25 इंग्लिश और 25 GK में से इसमें 18 और इसमें 18, और वो मैं तुम्हारे करा दूंगा। पढ़ने को तो तैयार हो, तुम डाल दियो अभी तो आएंगे। और वो आपको आज ही पता लग जाएगा। अगर आप 20 मिनट में, जो आपने लास्ट में मुझे दी है, तो 20 मिनट में ही तुम्हें पता लग जाएगा कि शुरुआत कहाँ से होती है। मुझे ऐसा लगता है, अच्छा सही बताना, तुम में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप भरना जानते हो? इंडिया का बनेगा। वर्ल्ड का नहीं भर पाते। ये कौन है वर्ल्ड का मैं भर देगा। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप भरना जानते हैं? नहीं भर पाते ना? कहीं धोखे से का दिया जाए। अगर आप नहीं भर पाते हो तो बताओ आप जीके कैसे सीख जाओ? जीके कोई रिटीन टाइप क्वेश्चन क्यों ना पूछता है, वो तो एक प्लान से पूछता है। ऐसे पूछेगा कि भारत का पड़ोसी देश चीन है, अभी चीन से ये विवाद हो गया है, चीन के भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि चीन से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए लगते हैं, ये चीज़ है। तो पहले आप वो अगर GS पढ़ लोगे तो आप तभी आपको पूरा संविधान याद होगा, तभी आपको पूरा हिस्ट्री याद होगी, और तभी आपको करंट अफेयर्स याद होगी, तभी आपको मंदिर मस्जिद कहाँ के, कौन सा ऐतिहासिक इमारत, दिल्ली का लाल किला, या किसने, अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, किसने क्या कहा, तभी ये तो सब पता लगेगा। मेन बात ये है, तुमने देखा होगा जो IAS PCS की तैयारी करते हैं वो अपने ग्रुप में सबसे पहले मैप लगाते हैं, इसी लगाते हैं। ऐसे तुम पूरी दुनिया के बारे में सोच लोगे नहीं, और वही जो मैप में सामने रखा है तो पूरी दुनिया तुम्हारे सामने है। अब हमने कह दिया कि ज्वालामुखी ये है, हमने तो तुमसे कह दिया कि ये ज्वालामुखी इस देश में है, मतलब कह दिया कि थाईलैंड में ये ज्वालामुखी है, तो हमें पता है कि थाईलैंड नहीं है, तो हमने कहा यहाँ है। पूरी दुनिया तुम्हारे सामने, तभी तो सीख पाओगे। अब ये 2-3 महीने का खेल होता है, 2-3 महीने का खेल, इसको देख लो। हाँ ये जी सर। इफ आई वाज यू, अगर मैं तुम होता, अगर मैं तुम होता, आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन, मैं फंक्शन को अटेंड नहीं करता। अगर मैं तुम होता तो मैं फंक्शन को अटेंड नहीं करता। अगर कभी शर्त आ जाए, क्या आ जाए? शर्त आ जाए तो मैं कहता था कि हमें कैसे पता लगेगी शर्त, हम तो वहाँ हिंदी नहीं निकाल पाएंगे, कोई बात नहीं। अगर आपको इफ लगा हुआ मिल जाए सेंटेंस के शुरुआत में और उसके बाद सब्जेक्ट, तो हमेशा 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 है तुम दरमियान प्लूरल आएंगे, क्या आएगी? प्लूरल। तो यहाँ पे इफ लिखा हुआ है तो इफ आई ना, इफ आई, तो इसमें पहले में ही गलती हो गई, तो इसका आंसर यही होगा। क्यों?
क्योंकि बाद की जगह में क्या होगा, ये इसमें गलती है, बस यही आंसर हो गया। क्यों होगा? अब तुम कहोगे कि इधर वाली और बताओ, और क्या द फंक्शन इसमें कोई कमी हो सकती है? तो लिखा कभी कभी नहीं होती। और ये भी मैं बता रहा हूँ 99% हमेशा एरर होता है, 1% एरर नहीं होता। जैसे आप कभी पेपर दिए हो एग्जाम में तो विकल्प करे हो, अब आपको विकल्प में अगर ये जो आ गया कि उपरोक्त में से सभी, तो फिर आपको आंसर आए या ना आया, फिर आप वही वाला आंसर लगा के चलेंगे, क्योंकि वही हमेशा सही होता है। ऐसे ही नो एरर का उल्टा है, ये कभी सही नहीं होता है, ये कभी मैक्सिमम 1%। तो बताओ ये सर जी हमेशा आई के साथ बात लगता है, बर काहे लगाए? बताओ क्यों लगाए? क्यों लगाए? शुरुआत में इफ आ गया, क्या है इफ का मतलब क्या होता है? अगर मैं, अब जैसे ही मैंने कहा अगर मैं, तो क्या होगी? ये कंडीशन हो गई। कंडीशन मान लो अगर मैं प्रधानमंत्री होगा, अगर मैं आकाश होता, अगर मैं बादल होता, तो ये अगर वाला जो सब शर्ता ही तो है। तो ऐसे वाले में क्या करना है? हमेशा क्या होगा? एक बात दिमाग में रखना। और ये मैंने वही एरर लिखवाए हैं जो ज्यादा आते हैं। अभी ये रूल्स आपने पढ़ा नहीं है ना, लेकिन पढ़ोगे आगे तो छुट्टी में हर बार 4-5 क्वेश्चन करा दिया करूँगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। आगे देखो, अरे इसका तो आप ही बता दो, मैं क्या बताऊँ? तो रूल्स आपने पढ़ लिया अभी थोड़ी देर पहले, बताओ इसमें क्या कमी है? तो इसमें कौन सा गलत हो गया? ये तो गलत हो गया। कौन सा गलत हो गया? तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये होगा। पेपर में 10 बार सन लिखी हुई है, कई बार इसके जो क्वेश्चन था ये जहाँ से मैंने लिया उसके आगे सन लिखी हुई थी। SSC CHSL, SSC CGL, SSC MTL, SSC CPU, SSC NDA, मतलब सब में आया हुआ है। तो ये मतलब ये कभी तो होगी। अब वैसे भी सपोजिंग का मतलब क्या होता है? मान लो। सपोजिंग का मतलब क्या होता है? मान लो। और इफ माने भी ये होता है अगर, जैसे माना वह फेल हो गया, माना वह फेल हो गया, या फिर ऐसे अगर वह फेल हो गया, तो ये डबल लैपिंग का केस है, मतलब दोनों चीजें एक साथ वैसे, हाँ वो दोनों का अर्थ ही है। लेकिन सपोजिंग हमने पढ़ा है तो वही बात ध्यान रखो। अगला तुम्हें रोस्ट का मतलब पता है? बताओ। ये तुम्हें पता है रोस्ट माने क्या? आलोचना करना, किसी बुराई करना, वो नहीं होता है। ये वो है ही नहीं, तुमने पढ़ाई नहीं, इतना सिंपल नहीं पढ़ा। बताओ कब पढ़ोगे? देखो, अरे बैड माने बुरा, बैड माने बुरा, बैड माने बुरा, मतलब थोड़ा और बुरा, थोड़ा और बुरा। तो इसकी कंप्लेक्सिटी हो जाएगी रोस्ट। अब तुम अगर ये कहे कि बैड सबसे बुरे, तो सबसे बुरे की क्या बैडेस्ट नहीं, ये होता है रोस्ट। ये होता है, आई बात समझ में? जो रोस्ट है वो बैड है, अरे जो रोस्ट है वो क्या है? ये तो गलत बात है। अगर मैं ये लिख देता कि ये क्या है, तो आप कहोगे ये गो है। कहते नहीं कहते? गो ही तो है, थर्ड फॉर्म है ना। अगर मैं कह देता ये क्या है, मतलब गो ना लिख के इनके रूप लिख देता, तब भी तो आप पहचान लेते। हाँ, ये भी गो है। अरे भाई, तो ये जो रोस्ट लिखा है, रोस्ट, ये जो रोस्ट लिखा है कहाँ? ये रोस्ट लिखा है, ये बैड है ना? हाँ, ये बैड है। बैड माने बुरा, और रोस्ट माने थोड़ा और बुरा, और रोस्ट माने सबसे बुरा। रोस्ट माने सबसे बुरा। इफ द रोस्ट, इफ द रोस्ट, तो सब्जेक्ट हो गया। इफ आई बात, अब इफ द रोस्ट क्या समझ? अरे इफ आई बात, ये आई के साथ प्लूरल था, जो बाज लगा तो गलत हो गया, बर लगाना पड़ा। तो इफ द रोस्ट कम लिखा है, तो इफ लगा है, इसके बाद सब्जेक्ट है, कम से क्यों लगा है?
तो कौन सा हो गया? ये वाला गलत हो गया। कम होता खाली। हो गया गलत नहीं हो गया? जी जी। कैसे? अरे जी अब तुम कहोगे सर जी इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब बताई थी। अरे तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती कहाँ है? होती है उसमें तो ऐसे ही लगा होता है। तो यही वर्ब है यार, यही वर्ब है। एक बात मुझे बताओ, एक चीज और सिखाता हूँ। देखो ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, समझ रहे ना? आगे देखो ही इज ए टीचर, समझ रहे ना? बहुत ध्यान से देखो, ये क्या है? रीडिंग वर्ब जी। अरे क्या है? तो ये इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? ही सब्जेक्ट, टीचर ये ऑब्जेक्ट है। जी सर। टीचर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सर। ऑब्जेक्ट है। ये हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। ये इज है ना? और जबकि सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए? और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होना चाहिए? वर्ब। हमें एक हेल्पिंग वर्ब होती और एक क्या होती? और जबकि लगा है अकेले कौन? हेल्पिंग वर्ब। लगा है अकेले कौन? हेल्पिंग वर्ब। इज। जब अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो वही इज क्या कहलाती है? तो वही वर्ब क्या वही हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाती है? ना समझ में? अगर हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ वर्ब है, लेकिन अगर वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। देखो राम हैज ए कार, राम हैज ए कार। राम के पास एक कार है। राम के पास एक कार है। हैज तो हेल्पिंग वर्ब थी प्रेजेंट परफेक्ट की, लेकिन हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। अब वो वर्ब है नहीं इसमें, कार है सीधे, तो फिर अब जो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी जो क्या होगी? वर्ब होगी। ये बात मैं बताना चाह रहा था। तो देखो, तो अब इसमें लिख लो। तो आपको ये समझ में आ गया कौन क्यों लगा? आगे देखो, द सी लुक्स, द सी लुक्स समुद्र, लुक्स मीन्स दिखाई देता है, मतलब लगता है, समुद्र लगता है। एज इफ मानो, एज इफ ऐसे का मतलब क्या होता है? देखो कहीं भी अगर एज इफ हो उसका अर्थ होता है मानो। एज इफ का अर्थ क्या होता है? मानो। तो वहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो पास्ट में होगी। किसमें होगी? वो हेल्पिंग वर्ब किसमें होगी? पास्ट में होगी। क्या आ जाएगा कहीं पर? क्या आ जाए कहीं पर? एज इफ, ये दोनों साथ में इनका अर्थ क्या हो जाता है? मानो। सपोज कर लो, मानो। तो इनके साथ हमेशा और हमेशा आप क्या लगाओगे? पास्ट। तो हैज बीन की जगह पे क्या होगा? तो ये सही है। सर एक क्वेश्चन है, बताओ। एज यू विश या एज योर विश? एज यू विश या एज योर विश? एज यू विश। अगर एज योर विश कोई वो तो गलत हो गया, वो तो गलत हो गया। अरे मैं जब टेट का एक बार पेपर दिया, मैं बच्चों को, वो पहले फेसबुक बहुत चलती थी, शुरू में आई थी ना, तो लड़की क्या लगाती थी? दो फोटो हैं, मी एंड माय फ्रेंड, वैसा करते थे। और सेम वही पेपर में आ गया और मैंने कहा यार यही होगा। और देखो इंग्लिश का मास्टर आदमी वो गलत कराया। अब वो कोई मार्कशीट देखता है कभी साथ वाले, तो वो कहते हैं अरे प्रेमपाल सर आपके तो यार 30 में से 29 नंबर है। तो मैं कहता हूँ यार वो एक पर्यायवाची मेरा गलत हो गया। ये कैसे कहता हूँ कि वो सेंटेंस वाला गलत है? पर्यायवाची तो चल जाएगी कि नहीं याद हुआ, ये कहती हूँ कि रूल से याद नहीं था। अब बताओ, तो वो लड़के लगाते हैं ना मी एंड माई फ्रेंड, मी एंड माई फ्रेंड, अरे वो गलत होता है। मी कैसे आ गया? मी तो ऑब्जेक्ट ग्रुप है। अरे ऐसा लगा तो आई एंड माई फ्रेंड, मैं और मेरा दोस्त। हाँ, तो ये 4 सेंटेंस आपके समझ में आए कि बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन 5 आएंगे पेपर में। दुनिया पेपर दे लेना किसी का भी। एक इंग्लिश वर्ड, एक इंग्लिश में 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी पहले से ही फिक्स है कि ये आना ही आना है, ये आना ही आना है। ठीक है, इतना है बस।
बंद कर दो। टाइम हो गया? टाइम हो गया। बंद कर दो।